आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो भारत की मुझे लगता है लगभग हर छात्र की रोज की कहानी है। हमारे हाथ में एक गाइड है जिसका नाम है बर्नआउट को हराना, भारतीय छात्रों के लिए एक सफलता गाइड। और आज हमारा मिशन इस बर्नआउट नाम के छिपे हुए दुश्मन की परतें उधेड़ना है। हम सब जानते हैं कि बोर्ड्स, जेईई, नीट, माता-पिता की उम्मीदें और भविष्य का डर, ये सब मिलकर कितना भारी दबाव बनाते हैं। तो ये गाइड इसी दबाव से निपटने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर रोशनी डालता है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ये बर्नआउट को आलस या मतलब कमजोरी मानने की गलती बिल्कुल नहीं करता। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ये साफ साफ कहता है कि ये एक सीरियस कंडीशन है जो लंबे समय तक बिना रुके स्ट्रेस और थकान झेलने की वजह से होती है। हम्म। और ये नजरिया ही हमें एक बहुत गहरी बातचीत के लिए तैयार करता है, ये समझने के लिए कि ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है। ये पूरे सिस्टम की कहानी है। हाँ, पूरे सिस्टम। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ये बर्नआउट आखिर होता क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह तो वही हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन शायद कभी जोड़ कर नहीं देखते। जैसे कि जैसे बिना ब्रेक के घंटों पढ़ाई करना, परीक्षा और नतीजों का वो लगातार बना रहने वाला डर, उफ, वो तो है ही। माता-पिता और शिक्षकों की बहुत ज्यादा उम्मीदें और ऊपर से ये कोचिंग का प्रेशर कुकर वाला माहौल। सही बात है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये है कि ज्यादातर छात्रों को पता ही नहीं चलता कि वो इसका शिकार हो चुके हैं। मतलब जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। हाँ, जब तक कि उनका प्रदर्शन अचानक से बुरी तरह गिर नहीं जाता, वो इसे बस एक बुरा दौर समझकर झेलते रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो फिर कोई इसके आने से पहले खतरे की घंटी को कैसे पहचाने? क्या इसके कोई खास लक्षण हैं? हाँ, और यही इस गाइड का सबसे मजबूत हिस्सा है। वो चेतावनी के संकेतों को 3 हिस्सों में बांटता है। ओके, यह है कि वो दिखाता है कि ये तीनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा। एक चेन रिएक्शन की तरह। अच्छा। मतलब शरीर से शुरू होकर ये हमारे व्यवहार तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। जैसे लगातार थकान, जो कि शारीरिक है, आपको चिड़चिड़ा बनाती है, एग्जैक्टली। जो भावनात्मक है। और फिर यही चिड़चिड़ापन आपको पढ़ाई टालने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली, जो कि एक व्यवहारिक बदलाव है। राइट। ये तीनों जुड़े हुए हैं। शारीरिक लक्षणों के बारे में थोड़ा और बताइए। ये लगातार थकान किस तरह की थकान है? ये वो वाली थकान नहीं है जो एक रात की अच्छी नींद से चली जाए। नहीं। नहीं, ये वो थकान है जो हफ्तों तक बनी रहती है। अच्छा। साथ में बार बार सिर दर्द होना, बदन दर्द, आंखों में खिंचाव महसूस होना। और इम्यूनिटी का क्या? इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि छात्र बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। और नींद का पैटर्न तो पूरी तरह बिगड़ ही जाता है। और सबसे बड़ी भूल शायद यही होती है कि इन सबको परीक्षा के दौरान तो ऐसा होता ही है कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है। शारीरिक लक्षणों को तो फिर भी थकान कहकर टाला जा सकता है, पर मैं भावनात्मक लक्षणों को लेकर ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि यहीं पर बात उलझ जाती है ना? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक छात्र कैसे समझे कि ये सिर्फ परीक्षा का सामान्य तनाव है या बर्नआउट की शुरुआत? देखिए, भावनात्मक स्तर पर इसका सबसे बड़ा संकेत है पढ़ाई शुरू करने से पहले ही एक अजीब सी घबराहट महसूस होना। ओके। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, बिना किसी खास वजह के उदासी या निराशा महसूस करना। और सबसे बड़ा संकेत, वो क्या है? जिन विषयों को पढ़ने में कभी मजा आता था वो भी अब बोझ लगने लगते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है। और गाइड में एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी है, वो ये कि कड़ी मेहनत के बावजूद मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाली भावना का घर कर जाना। ओ, ये तो आत्मविश्वास पर सीधा हमला है। बिल्कुल, बर्नआउट सिर्फ आपके शरीर को नहीं थकाता, वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है तो यकीनन व्यवहार में भी बदलाव आता होगा। हाँ, और वो एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। दुष्चक्र कैसे? सबसे पहला व्यवहारिक बदलाव है टाल-मटोल, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। जरूरी कामों को कल पर टालना। फिर क्लास या कोचिंग छोड़ना शुरू हो जाता है। छात्र घंटों तक किताब लेके बैठे रहते हैं, लेकिन दिमाग कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता। और इस सारे तनाव से बचने के लिए मोबाइल फोन? हाँ, मोबाइल फोन एक आसान रास्ता बन जाता है। ये तो बिल्कुल आज की सच्चाई है। वो सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक जो 2 घंटे की इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग में बदल जाता है। और यही तो वो चक्र है जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि मोबाइल में डूबे रहने से जो काम टल गया था उसका तनाव और बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए तनाव से बचने के लिए छात्र फिर से मोबाइल का सहारा लेता है। ये एक जाल है। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? क्या ये गाइड कोई रास्ता बताता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि ये गाइड हमें इस जाल से निकलने के व्यवहारिक रास्ते भी दिखाता है। ये सुनकर राहत मिली। तो ठीक है, दुश्मन को हमने पहचान लिया। अब लड़ने की रणनीति क्या है?
कहाँ से शुरू करें? शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली हथियार से, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ मुद्दा ज्यादा घंटे पढ़ने का नहीं है, बल्कि उन घंटों का बेहतर इस्तेमाल करने का है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में जब एक छात्र पर मैथ्स का भी प्रेशर है, केमिस्ट्री का टेस्ट भी है और स्कूल का होमवर्क भी, तो वो प्रायोरिटी तय करे कैसे? क्या सब कुछ जरूरी नहीं लगता? यही तो असली चुनौती है, और गाइड इसका एक सरल हल देता है। वो कहता है कि सबसे पहले अपने दिमाग को डीक्लटर करो, एक कागज पर सारे काम लिख डालो। सब कुछ? हाँ, परीक्षा की तारीखें, असाइनमेंट, कोचिंग टेस्ट, रिवीजन, सब कुछ। फिर उन्हें 4 बक्सों में बांटो। 4 बक्से? कौन कौन से? पहला जरूरी और तत्काल, जी। दूसरा जरूरी लेकिन तत्काल नहीं, अच्छा। तीसरा तत्काल लेकिन जरूरी नहीं, और चौथा न जरूरी न तत्काल। अच्छा। ज्यादातर छात्र अपना सारा समय पहले और तीसरे बॉक्स में बिताते हैं, जबकि असली सफलता दूसरे बॉक्स पर ध्यान देने से मिलती है। मतलब लंबी अवधि की योजना। ये स्पष्टता ही आधे तनाव को कम कर देती है। मतलब ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है। ये तो असल में अपने समय पर कंट्रोल वापस पाने जैसा है। बिल्कुल, यही शब्द है, कंट्रोल। जब सब कुछ भारी लगने लगता है तो प्राथमिकता तय करना आपको ड्राइविंग सीट पर वापस लाता है। और दिनचर्या का क्या? क्या 12-14 घंटे पढ़ना जरूरी है? गाइड साफ कहता है कि ये कोई बहादुरी नहीं है। एक असरदार दिनचर्या में पढ़ाई के फोकस्ड सेशन, छोटे छोटे ब्रेक, सही समय पर भोजन, पूरी नींद और थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि, सब कुछ शामिल होना चाहिए। एक यथार्थवादी टाइम टेबल एक आदर्श टाइम टेबल से बेहतर है। 1000 गुना बेहतर। और पढ़ाई की तकनीकों के बारे में क्या सिर्फ टाइम टेबल बना लेना काफी है? नहीं, आप उस समय में करते क्या हैं वो भी उतना ही जरूरी है। गाइड आज पूरा सिलेबस खत्म करूंगा जैसे बड़े और अस्पष्ट लक्ष्यों से बचने की सलाह देता है। तो फिर क्या करें? छोटे स्पष्ट लक्ष्य तय करें, जैसे मैं आज शाम तक विज्ञान के 2 चैप्टर का रिवीजन पूरा करूंगा। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो दिमाग में एक संतुष्टि की भावना आती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। छोटी छोटी जीतें। हाँ, छोटी छोटी जीतें मिलकर ही बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। इसमें एक्टिव लर्निंग का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? एक्टिव लर्निंग का मतलब है पढ़ाई में दिमाग को पूरी तरह शामिल करना, सिर्फ आंखों से पढ़ना नहीं। अच्छा, जैसे किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे अपनी भाषा में नोट्स बनाकर लिखना, या अपने किसी दोस्त को वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करना। हाँ, ये तो बहुत कारगर है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। बिल्कुल। या फिर डायग्राम्स और माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना। ये सब तरीके किताब के पन्ने पलटने से कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। मुझे ब्रेक लेने वाली बात बहुत अच्छी लगी। हमारे यहाँ तो छात्र अक्सर ब्रेक लेने पर खुद को दोषी महसूस करते हैं। और यही सोच बदलनी है। लगता है कि समय बर्बाद कर रहे हैं। जबकि ब्रेक समय की बर्बादी नहीं है, वे जरूरी हैं। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, उसे भी रेस्ट चाहिए। तो कितनी देर का ब्रेक? गाइड 25-30 मिनट की फोकस पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने जैसी पोमोडोरो तकनीक का सुझाव देता है। और उस 5 मिनट में सोशल मीडिया नहीं, बल्कि आंखों को आराम देना, पानी पीना या थोड़ा स्ट्रेच करना। हाँ, आराम भी उत्पादकता का एक अभिन्न हिस्सा है। ये सारी टाइम मैनेजमेंट की तरकीबें और पढ़ाई की तकनीकें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो तो बढ़िया इंजन भी क्या करेगा? सही पकड़ा आपने। मुझे लगता है कि यहीं पर सेल्फ केयर का आइडिया आता है, जिसे गाइड भारतीय शिक्षा का सबसे अनदेखा पहलू बताता है ना? बिल्कुल सही। सेल्फ केयर वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है, और ये कोई फैंसी चीज नहीं है। तो क्या है ये? गाइड बहुत ही सरल चीजों पर जोर देता है। सबसे पहले शारीरिक गतिविधि। रोज 20-30 मिनट तेज चलना, थोड़ा योग या घर पर ही स्ट्रेचिंग करना। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। इससे शरीर में एंडोर्फिन नाम के हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो तनाव को स्वाभाविक रूप से कम करते हैं। और खाने पीने का क्या? छात्र तो अक्सर जो हाथ लगे वही खा लेते हैं, खासकर परीक्षा के दिनों में। और ये एक बहुत बड़ा जाल है। गाइड एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में खास तौर पर चेतावनी देता है। अच्छा। वो तो आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, लेकिन उनमें मौजूद कैफीन और चीनी आपको तुरंत ऊर्जा का एहसास तो कराते हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा क्रैश भी आता है जिससे एकाग्रता और भी खराब हो जाती है। तो फिर विकल्प क्या है? घर का बना पौष्टिक खाना, फल, सब्जियां और दिन भर पर्याप्त पानी पीना। ये दिमाग को स्थिर और लंबी ऊर्जा देता है। और नींद, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
हमारे यहाँ तो कम सोना तड़ी मेहनत का प्रतीक माना जाता है। मैं तो बस 4 घंटे सोता हूँ। हाँ, और ये गाइड इसी गर्व को सीधे तौर पर चुनौती देता है और इसे खतरनाक बताता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बहुत सरल विज्ञान है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। मतलब रात भर जागकर पढ़ना असल में फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप जो पढ़ रहे हैं उसे दिमाग को सहेजने का मौका ही नहीं दे रहे। रोज 7-8 घंटे की गहरी नींद, ये कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है। ये सारी बातें तो खुद से करने वाली हैं, लेकिन क्या होगा जब किसी छात्र को लगे कि वो अकेले इस सबसे नहीं लड़ पा रहा है? यहीं पर गाइड का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, मदद मांगना। और इसे कमजोरी नहीं समझना, बिल्कुल नहीं। इसे एक ताकत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कई बार छात्र दबाव में इतना अकेला महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ वही संघर्ष कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि उनके जैसे लाखों हैं। हाँ, तो मदद किससे मांगी जाए? कभी कभी परिवार से बात करने में भी झिझक होती है। ये झिझक स्वाभाविक है, इसीलिए गाइड कई रास्ते सुझाता है। सबसे पहले अपनी किसी भरोसेमंद दोस्त या भाई बहन से बात करें। कभी-कभी सिर्फ अपनी भावनाओं को कह देने से ही बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। और स्कूल में अपने पसंदीदा शिक्षक, मेंटर या काउंसलर से बात करें और अगर जरूरी लगे तो पेशेवर मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। ये एक जरूरी कदम है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गाइड इस बात पर जोर देता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य सहायता अब पहले से कहीं ज्यादा स्वीकार्य हो रही है। ये एक अच्छा बदलाव है। हाँ, जैसे हम शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मानसिक तनाव और घबराहट के लिए किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना भी उतना ही सामान्य और जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर किसी को एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? निचोड़ ये है कि आपके अंक आपकी कीमत तय नहीं करते। ये बहुत शक्तिशाली बात है। सफलता जरूरी है, लेकिन आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ये गाइड कड़ी मेहनत के खिलाफ नहीं है, ये अंधी बिना सोची समझी मेहनत के खिलाफ है। ये स्मार्ट काम और अपनी भलाई के बीच एक संतुलन बनाने की बात करता है। हाँ, इसकी आखिरी लाइन मुझे बहुत पसंद आई। खुद को विकसित करने के लिए पढ़ें, खुद को तोड़ने के लिए नहीं। वाह, खुद को विकसित करने के लिए पढ़ें, खुद को तोड़ने के लिए नहीं। बिल्कुल। मूल संदेश यह है कि अपना ख्याल रखे बिना स्थायी सफलता मिल ही नहीं सकती। बर्नआउट आपकी यात्रा का एक जरूरी पड़ाव नहीं है। ये एक ट्रैफिक जैम है जिसे हटाया जा सकता है। हाँ, जागरूकता और सही रणनीतियों से ये नियंत्रण वापस छात्रों के हाथों में देता है। उन्हें सशक्त बनाता है। हाँ, उन्हें ये महसूस कराता है कि वो असहाय नहीं है। चलिए, सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। जरूर। देखिए, ये गाइड इस पर केंद्रित है कि छात्र इस दबाव का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन ये हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत बढ़ रही है, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली खुद को बदलने के लिए तैयार है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। हमारे स्कूल और कोचिंग सेंटर कैसे दिखेंगे अगर बर्नआउट को रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाए जितना कि उच्च अंक लाना? क्या हम एक ऐसे व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं जहां सफलता को केवल रैंक से नहीं बल्कि एक छात्र के समग्र विकास, उसकी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य से भी मापा जाता है?